दोस्तों नमस्कार। वैकल्पिक विषय लेने में अगर दुविधा है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें वैकल्पिक विषय के संबंध में हमने कुछ आपको सूचनाएं दी हैं, उससे आपको मदद मिल सकती है वैकल्पिक विषय चुनने में, और उसका लाभ आपको अन्य जो विषय हैं, अन्य जो पेपर हैं आपके कंपलसरी, उसमें भी काफ़ी आपकी हेल्प होगी, प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प होगी। यह वीडियो समाज शास्त्र जो लोग लेना चाहते हैं, कुल 45 दिन का समय इस विषय को तैयार कराने में मैं लेता हूं। मैं 45 दिनों में ये सब्जेक्ट आपका तैयार करवाऊंगा। 45 डेज इज़ इनफ फॉर सोशोलॉजी। और कोई कितने दिन में करवाता है, 6 महीने में, 1 साल लगाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपका 1.5 महीने में यह कोर्स पूरा दोनों पेपर कंप्लीट करवाऊंगा विथ वीडियो और पीडीएफ के साथ। तो यदि यह विषय आपको अभी चर्चा करेंगे, सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही सरल है, सहज है, और जहाँ तक स्केलिंग की बात थी, कैपिंग की बात है, तो अब वर्तमान परिदृश्य में कोई भी विषय आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें जितना अच्छा स्कोप होगा, जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए, आपको अंक जरूर मिलेंगे। कम से कम उस विषय के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी तैयार भी करना है, रिवाइज भी करना है, और उसमें एडिशन भी कुछ अपने से करना है। कुछ इन्फॉर्मेशंस को खुद से ढूंढना है, लगाना है, या फिर मैं ही जो दूंगा उसको रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से आपको जो परफेक्शन होना चाहिए वो प्राप्त होगा और आपको अंक मिलेगा। तो आइए, समाजशास्त्र जो टर्मिनोलॉजी है इसमें वो बहुत ज़्यादा सरल होती है, आपको पहले से ही पता होता है, थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हो। तो आइए, समाजशास्त्र के जो सिलेबस है पेपर वाइज तेज़ी से देखेंगे, आपको समझाते हुए चलूँगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या पढ़ना रहेगा इस विषय में। तो पहला जो पेपर है, प्रश्न पत्र प्रथम है, सामान्य समाजशास्त्र, खंड अ खंड ब में बांट करके ये सिलेबस दिया हुआ है। तो खंड अ सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी, इसमें जो पहला टॉपिक आता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं समाजशास्त्र के मूलभूत आधार। समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ऐसा नहीं है कि अन्य जो विषय हैं वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। इतिहास भी करता है अध्ययन, मनोविज्ञान भी करता है अध्ययन, अन्य विषय बहुत सारे विषय, लोक प्रशासन भी करता है अध्ययन। समाज के ऊपर तो प्रशासन होता है। तो ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है। लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन की बात की गई है, स्वतंत्र अध्ययन की बात की गई है, कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हैं समाज से ही संबंधित हैं, एक विषय विशेष से संबंधित हैं, उसके अंतर्गत हम जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान का नाम है समाजशास्त्र। इतिहास में जब समाजों का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के जो सिद्धांत हैं, जो इतिहास की पद्धति है, उसके अनुसार करते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो मनोवैज्ञानिक जो पद्धति है, उसके जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं वो समाजशास्त्र की जो अपनी पद्धति है, अपने सिद्धांत है, उसके अंतर्गत करते हैं। तो सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र अध्ययन करने वाला विषय है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का उद्भव, इसकी प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र क्या है? समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि समाज तो तब से है जब से मानव सभ्यता है। जब से मानव है तब से समाज है, आदिम समाज के रूप में जिसको जानते हैं। तो समाजशास्त्र का उद्भव तभी हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ है लोगों का। सबसे पहले गणित आया, क्योंकि सबसे सरल था वो। धीरे धीरे अन्य विज्ञानों का विकास हुआ। तो इसी क्रम में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है, एक नवीन सामाजिक विषय है। जब आवश्यकता महसूस हुई, समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, विशेषकर यूरोपीय समाज में, मध्यकालीन यूरोप में,
कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि समाज का विशिष्ट अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इनके परे जा करके एक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है कि समाज में ये तेजी से जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, इनका कारण क्या है। तब कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो समाजशास्त्र विषय की जरूरत तब पड़ी, तब अध्ययन की आवश्यकता पड़ी, ताकि आने वाले समय में क्यों समाज का कोई भी सामाजिक विषय, उसका महत्व यही होता है कि उसका अध्ययन के माध्यम से समाज का जो विकास है उसके मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। तो आगे इन घटनाओं से सबक लेकर क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए, सावधान करने के लिए, और समाज का विकास उसी अनुरूप, जिस अनुरूप होना चाहिए, करने के लिए, समाज को समझने के लिए, शोधकर्ताओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में, नवीन विषय के रूप में उद्भव होता है। फिर इसकी प्रकृति कैसी है, इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत आसान है। अध्ययन विधि, वस्तुनिष्ठता की समस्या, क्या समस्याएं आती हैं। समाजशास्त्र चूंकि समाज का अध्ययन करता है और समाज का निर्माण मनुष्य से होता है, मानव से होता है। हमारे जो व्यवहार हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो विज्ञान हो गया, गणित हो गया, वहाँ पे जो सिद्धांत दे दिया, E = mc² दे दिया, तो फिर वो चेंज नहीं होना है, उसमें रखते जाएंगे, वो आपका जो रिजल्ट है प्राप्त होता जाएगा। E की वैल्यू रखिए, M की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू पता है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर E या M की वैल्यू नहीं पता है तो ये पता हो जाएगा E वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है। लेकिन समाज में संभव नहीं, समाजशास्त्र में संभव नहीं है। मानव व्यवहार देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे में जो शोधार्थी है, शोधकर्ता है, वो भी समाज से ही जुड़ा हुआ होता है, उसकी भी अपनी सोच होती है। तो किस तरीके से वस्तुनिष्ठता अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र होकर किसी घटना का अध्ययन कर सकता है, ये एक समस्या होती है समाजशास्त्र में। तो वस्तुनिष्ठता किस तरह से पैदा की जाए, किस तरह से वस्तुनिष्ठता लाई जाए समाजशास्त्र के अध्ययन में, इसका अध्ययन करना है आपको। क्या सामाजिक विज्ञानों में मापन संबंधी विचार, सामाजिक, वैसे मापन संबंधी विचार ये विज्ञान का विषय है जो प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक विज्ञानों में किस तरह से मापन किया जा सकता है, क्या ऐसी कोई पद्धति विकसित की जा सकती है या है जो मापन करती हो सामाजिक घटनाओं का। तो वो बड़ा बढ़िया यहाँ पे सिद्धांत है और गढ़ती है पूरा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। छोटे छोटे सिद्धांत हैं, बहुत छोटे छोटे, 150-150 शब्द के। उसके बाद निदर्शन एवं प्रकार शोध प्रारूप, जिसमें वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक और प्रयोगात्मक शोध प्रारूप हैं। तथ्य का संकलन, उसकी प्रविधियां हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ये जो विधियां हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हो सकता है, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी किस प्रकार के शोध में कौन सी पद्धति ज़्यादा अच्छी रहेगी। निदर्शन के प्रकार, निदर्शन क्या होता है, इससे आपके शरीर में कोई भी रोग है तो कुछ बूंद रक्त का ले लिया जाता है सैंपल के रूप में, और वो जो बूंद हैं, वो सैंपल जो है वो आपके पूरे शरीर को उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक इसी तरीके से समाज एक बड़ी इकाई होती है, एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़े समुदाय का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ सैंपल ले लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ले लिया, हजारों बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे ले लिया एक आयु समूह के, कुछ बुजुर्गों को ले लिया, कुछ महिलाओं को ले लिया, कुछ अनुसूचित जाति, कुछ अनुसूचित जनजाति, कुछ सवर्णों को। इस तरीके से जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार का शोध है उसको ध्यान में रखते हुए हम सैंपल लेते हैं।
और फिर उस सैंपल का परीक्षण करते हैं और फिर सिद्धांत देते हैं, या दिए हुए सिद्धांत में अगर हमारे जो परिणाम हैं वो अलग आ रहे हैं तो उसमें संशोधन करते हैं। ठीक है। दूसरा है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें सिद्धांत विभिन्न हैं, समाजशास्त्र के बड़े मज़ेदार सिद्धांत हैं, आपको मज़ा आएगा पढ़ करके ये सब। और बड़े सरल, हमको लगता है कि समाजशास्त्र में ही सिद्धांत सबसे सरल और सबसे व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं। तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्रकार्यवाद है रेडक्लिफ ब्राउन का, मेलिनोव्स्की का, मर्टन का। संघर्ष सिद्धांत है कार्ल मार्क्स, राल्फ डेहेनरॉफ और लेविस कोजर का। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है C.H. कूले, G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर का। संरचनावाद है लेवी स्ट्रास, S.F. नडेल और पार्सन्स और मर्टन का। आपको गणितीय तरीके से, एकदम अलग तरीके से मैं इन सिद्धांतों को बताऊंगा जो आपको कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगे, मानचित्रण के माध्यम से, ताकि आप बेस्ट अपना अंक प्राप्त कर सकें परीक्षा में। फिर है समाजशास्त्र के अग्रणी विचारक अगस्ट काम्ट का, जो कि समाजशास्त्र के जन्मदाता भी हैं, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही समाजशास्त्र का एक नवीन विषय के रूप में इन्होंने समाजशास्त्र का निर्माण किया, एक नवीन विषय के रूप में। प्रत्यक्षवाद और विज्ञानों का संस्तरण का सिद्धांत इनका पढ़ना है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर का सावयवी सादृश्यता एवं उद्विकास के सिद्धांत। हालांकि ये डार्विन का मुख्यतः सिद्धांत है उद्विकास का, लेकिन इन्होंने समाजशास्त्र में डार्विन का सिद्धांत अप्लाई किया और कहा कि जिस तरह से किसी जीव का विकास एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर में होता है, उसी तरह समाज का विकास भी एक स्तर से दूसरे स्तर, उसके बाद तीसरे स्तर, और इस तरह से होता है। लेकिन ये जो विकास होता है इसमें कुछ नियम कार्य करते हैं, उन नियमों को आपको देखना है। उसके बाद जो है हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। कार्ल मार्क्स हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और विल्सन वैराग्य। इमाइल दुर्खीम है श्रम विभाजन का सिद्धांत है, अर्थात समाज का जो संगठन है, जो संरचना है, उसका निर्धारण कैसे होता है, श्रम विभाजन से होता है। सरल समाज में और जटिल समाज में किस तरह से श्रम विभाजन पाया जाता है वो इसमें बताया गया है, धर्म उदाहरण सहित। धर्म का समाजशास्त्र, ये भी दुर्खीम का बड़ा मज़ेदार सिद्धांत है। उसके बाद मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया और आदर्श प्रारूप का, बड़े सरल सिद्धांत हैं और एक ही दिन समाप्त हो जाएंगे ये और कंठस्थ भी हो जाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण, कोई पूछ रहा था पुस्तक क्या बताए, कि पुस्तक से आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैं पुस्तक को एज स्रोत नहीं बताता हूँ। यदि मैं समझता हूँ अगर आप हमसे जानकारी ले रहे हैं तो हम आपको जो बेस्ट हो वो बताएं। ऐसी बात नहीं मैं पुस्तकों का रेफरेंस नहीं देता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किताबें आपकी जो चाहत है, जो आपको चाहिए उसकी प्रतिपूर्ति कर सकती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर किताबों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। उसमें उलझ जाएंगे आप, समाप्त होगा नहीं और कंफ्यूज भी हो जाएंगे अलग से। फिर है सामाजिक स्तरीकरण विभेदीकरण। इसकी अवधारणा, स्तरीकरण के जो सिद्धांत विभिन्न, मार्क्स का है, वेबर का, डेविस मूर का सिद्धांत है। स्वरूप, जाति और वर्ग, जाति भी एक स्तरीकरण है, बंद स्तरीकरण है। वर्ग एक खुला स्तरीकरण था, अर्थात एक वर्ग से दूसरे वर्ग जाया जा सकता था क्योंकि वह कर्म पर आधारित था। जाति जो है जन्म आधारित व्यवस्था है, इसलिए एक बंद व्यवस्था है। किसी जाति का जो व्यक्ति है अपने ऊपर संस्तरण में नहीं जा सकता, या ऊपर वाला नीचे वाले संस्तरण में नहीं जा सकता है, नीचे परिस्थिति में नहीं जा सकता है। परिस्थिति और भूमिका क्या होते हैं, इनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं। सामाजिक गतिशीलता, इसके प्रकार, व्यावसायिक गतिशीलता, अंतरा पीढ़ीगत गतिशीलता, ये सभी देखना है। गतिशीलता मतलब समाज में गतिशीलता, जैसे मैंने बताया जाति में जो है आपको गतिशीलता नहीं देखने को मिलेगी। इसमें हालांकि क्षैतिज गतिशीलता है, एक ही जाति का या जो परंपरागत जाति व्यवस्था, उसमें जो निम्न जाति का कोई व्यक्ति है वो उच्च जाति में नहीं जा सकता, अर्थात यहाँ ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं पाई जाती है, लेकिन क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है। वो अपने व्यवसाय में या आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करके IAS PCS बन करके अपने ही
परिस्थिति में उच्च पायदान पर जा सकता है, अर्थात अपने ही लेवल के लोगों में उच्च पायदान प्राप्त कर सकता है। इसको क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होती है, दूसरी क्षैतिज गतिशीलता होती है। इस तरीके से बहुत सामान्य चीज़ें हैं। मैं आपको धीरे धीरे जो टर्मिनोलॉजी आपको लग रहा होगा क्या होगा इसमें, तो एक हिंट देता जा रहा हूँ ताकि आपको लगे ना, थोड़ा सा रुचि बनी रहे आपकी इस विषय में। अर्थात ये तो पाठ्यक्रम में बता रहा हूँ, विषय पर चर्चा तो बाद में करूँगा, तो पाठ्यक्रम एक बार आप देख लीजिए तेज़ी से। फिर है विवाह, परिवार, नातेदारी। वैश्विक समाजों में विवाह के क्या स्वरूप हैं, विवाह के क्या सिद्धांत हैं, परिवार, नातेदारी, इनका निर्माण, इनका सिद्धांत, इनके प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, संरचना, ये सब देखना है। सामाजिक विधानों का क्या प्रभाव पड़ा है, विशेषकर भारत की में अगर देखें तो सामाजिक विधानों ने जो मैरिज है, विवाह है, या फिर परिवार की जो संकल्पना, उसमें काफ़ी परिवर्तन किए हैं। संरचना में भी, प्रकार्य में भी। परिवार संरचना एवं प्रकार्य, क्या संरचना है परिवार की, किस तरह से, और इसमें एकेकी परिवार, नाभिकीय परिवार और संयुक्त परिवार क्या होते हैं, इनकी अवधारणा क्या होती है, क्या अंतर होता है, इनके क्या प्रकार होते हैं, क्या दुष्प्रकार होते हैं, क्या कमियां होती हैं, क्या इनके लाभ होते हैं। परिवार के बदलते प्रतिमान, वर्तमान समय में सरोगेसी हो गया, समलैंगिकता संबंधित मुद्दे हो गए, वैश्यावृत्ति हो गया, तो द्वितीयक संस्थाएं परिवार का जो प्रकार है वो एडॉप्ट करती जा रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि परिवार की क्या ऐसी अवस्था आ सकती है कि परिवार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, परिवार की जरूरत ही न रह जाए, क्योंकि द्वितीयक संस्थाएं धीरे धीरे जन्म लेती जा रही। परिवार, सत्ता एवं नातेदारी। नातेदारी की क्या प्रवृत्तियां हैं, नातेदारी क्या होता है। नातेदारी जैसे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में क्या अंतर पाया जाता है, ये सभी इससे संबंधित जो अध्ययन है, सिद्धांत हैं, वो देखना है। समकालीन समाज में विवाह, उसके स्वरूप के बारे में, प्रकार के बारे में, एवं लिंग भेद की भूमिका समाज में। लिंग भेद पढ़ना एक ज्वलंत मुद्दा भी है। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के आंकड़े भी आप लोग दिखाओगे। फिर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास अवधारणा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं समाजशास्त्र में जिसको न पढ़ कर जाइए तो भी अच्छे से करके आएंगे, नंबर भी पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समाजशास्त्रीय अप्रोच के साथ ही लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स पाना है। तो अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन विकास की अवधारणा, इससे संबंधित जो परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों के। सामाजिक परिवर्तन के क्या कारक हैं, सिद्धांत, जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, तमाम जो कारक हैं वो देखने हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक कारक है। सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तन, सामाजिक नीति एवं विकास में राज्य का हस्तक्षेप, इसमें तमाम योजनाएं, उनका वर्णन। ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी भूमिका कितना सफल रही, कितना सफल रही। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वयं रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना। समावेशी विकास एवं सतत विकास। ठीक, ये सभी अवधारणाएं हैं। नवीनतम अवधारणाएं अभी भी प्रचलित हैं, इसलिए बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, काफ़ी स्कोप होता है यहाँ पे। आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, संपत्ति, आपको कुछ भी यहाँ पर नया नहीं लग रहा होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक आयाम क्या हैं, विनिमय के प्रकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक विकास, शक्ति की प्रकृति, वैयक्तिक, सामुदायिक, अभिजनोन्मुख, वर्गगत, राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, जनतांत्रिक एवं निरंकुश। ये जो तमाम शक्तियों के प्रकार आपको या शासन के प्रकार देखने को मिलते हैं, इसमें क्या अंतर है आपको पता ही है। इसको समाजशास्त्रीय अप्रोच के साथ, न कि राजनीतिक अप्रोच के साथ, समाजशास्त्रीय अप्रोच के साथ पढ़ना है। धर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समाज में इनकी क्या भूमिका है, कुल मिलाकर के ये देखना है। अवधारणा, परंपरागत एवं आधुनिक समाजों में धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक भूमिकाएं, विज्ञान का आधार क्या है, विज्ञान का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण किस तरह से समाज में रखता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्या सामाजिक परिणाम हुए हैं, क्या हो सकते हैं, ये सभी इसमें देखना है। जनसंख्या एवं समाज, जनसंख्या का आकार,
प्रवृत्तियां, गठन एवं प्रवास वृद्धि, भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या शिक्षा। तो यहाँ पे जीएस का भी काफ़ी आपका ये 3-4 जो लास्ट के आपने देखे, अर्थात ये छठे से लेकर के या 5वें से कह दें लेकर के जो ये 9वां तक टॉपिक है, पूरा आपके जीएस का भी पेपर जीएस में भी पूछा जाता है और बहुत बेहतर आप लिख सकते हैं। सेकंड पेपर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानते हो। तो भारतीय समाज के आधार, जिसमें धर्म, कर्म का सिद्धांत, जो आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, इनमें जो अंतर संबंध हैं वो देखना है। सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता, जिसमें बौद्ध, इस्लाम और पश्चिमी हैं सभ्यता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय जो समाज है उस पर। निरंतरता और परिवर्तन के उत्तरदायी कारक, इनको देखना है। दूसरा सामाजिक स्त्रीकरण, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपने जो पढ़ा है एक साथ इसको पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। जब स्त्रीकरण पढ़ेंगे, गतिशीलता पढ़ेंगे, तो उसी में ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, सांस्कृतिक संरचनात्मक दृष्टि, जाति के बदलते प्रतिमान, जाति एवं वर्ग दोनों में अंतर, इनसे संबंधित सिद्धांत, समानता तथा सामाजिक। ये ऐसे नहीं लिखना है आपको जीएस की तरह, यहाँ पे समाजशास्त्री अप्रोच के साथ पढ़ना है। क्या इसमें अध्ययन हुए हैं और क्या आलोचनाएं हैं उनकी। भारत में कृषक एवं औद्योगिक वर्ग संरचना किस तरह से है। मध्यम वर्ग का उदय, जनजातियों में वर्ग पाया जाता है कि नहीं, किस तरह का वर्ग पाया जाता है। दलित चेतना का उद्भव और विकास, जिसमें दलित आंदोलन जो मुख्य हुए हैं, 3-4 हैं, उसको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है विवाह, परिवार, नातेदारी। ये भारत के संदर्भ में ये पढ़ना है आपको। विभिन्न निजातीय समूह में जो विवाह प्रचलित हैं भारत में, उसको देखना है। इसकी बदलती प्रवृत्तियां एवं भविष्य क्या है। परिवार का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पहलू, वही जो फर्स्ट पेपर पढ़ा है वही यहाँ भी पढ़ना है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखना है। तो इनको, ये तीसरा टॉपिक जो है, और जो पहले पेपर का विवाह परिवार वाला, नातेदारी वाला टॉपिक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बदलते प्रतिमान है, विवाह एवं परिवार पर सामाजिक विधानों का क्या प्रभाव पड़ा है। नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय अंतर एवं उसका परिवर्तित स्वरूप, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी और मध्य में क्या अंतर है वो देखना है। आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था जिसमें है, भूस्वामित्व व्यवस्था, भू सुधार, विशेषकर जो स्वतंत्रता के बाद भू सुधार हुए, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम, ये टॉपिक्स आपके फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर में भी आपको मिलेंगे। आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, समावेशी विकास, सतत विकास, फिर वही चीज़। देखिए फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर कितना कॉमन है। हरित क्रांति, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली एवं स्वरूप, राजनीतिक दल एवं उनकी रचना, भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। राजनीतिक अभियानों की क्या संरचना है, परिवर्तन एवं उन्मुखता, शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसमें आपको जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है विशेषकर वो पढ़ना है। राजनीतिक सहभागिता, विकास में राजनीतिक प्रभाव। फिर शिक्षा और समाज, परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, शैक्षणिक असमानता एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्याएं। इसमें आप जो विभिन्न अभियान भारत सरकार के चलाए गए हैं शिक्षा संबंधी, शिक्षा का अधिकार हो गया या नई शिक्षा नीति, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जनजाति, ग्रामीण, और आपका जीएस में भी काम आएगा पूरा। जनजाति, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठन, जनजाति समुदायों के विशिष्ट विशेषताएं और उनका वितरण भारत के संदर्भ में। जनजाति एवं जाति पर संस्कृति ग्रहण, सातवीकरण एवं एकीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, बड़ी आसान चीज़ें हैं। जनजातियों की सामाजिक समस्याएं क्या हैं, उनकी अस्मिता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनके लिए जो आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए हैं विभिन्न, यहाँ तक कि नक्सली जो मूवमेंट भी चलाया गया है, ये नाम दिया गया कि अस्मिता के लिए है, ये सभी देखना है। ग्रामीण समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, परंपरावादी शक्ति संरचना, जनतंत्रीकरण एवं नेतृत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज, ग्रामीण रूपांतरण की नवीन रणनीतियाँ, नगरीय समुदायों में परंपरागत संस्थाओं की निरंतरता एवं परिवर्तन, जिसमें नातेदारी, जात व्यवस्था आदि किस तरह से परिवर्तित हुए हैं, क्या क्या इसमें ऐसी बातें जो परिवर्तित नहीं हुई हैं, ठीक, सर्वात ईसाई आदि को इसमें पढ़ना है। नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता,
निजातीय विविधता एवं सामुदायिक एकीकरण, नगरीय पड़ोस, ग्रामीण नगरीय भिन्नता, जनांकिकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन। फिर से यहाँ पर आप देखोगे तो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिमम टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं और बहुत अच्छा आप वहाँ पे भी लिख लोगे। धर्म और समाज, विभिन्न धार्मिक समूहों का आकार, वृद्धि और क्षेत्रीय वितरण, अंतर धार्मिक अंतःक्रियाएं और उसकी अभिव्यक्ति, धर्म परिवर्तन, उससे संबंधित जो हालिया मुद्दे हैं, सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक पद तथा धार्मिक रूढ़िवादिता की समस्याएं, थोड़ा राज्य व्यवस्था का यहाँ हेल्प लेते हुए, संविधान का हेल्प लेते हुए, और विभिन्न जो हालिया घटनाएं हैं, हालिया मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, उसको यहाँ पर आप उल्लेख करते हुए अपने उत्तर को लिखेंगे। बहुत अच्छे अंक आएंगे। जनसंख्या की गत्यात्मकता, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, प्रजननता एवं मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक, जनांकी नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक तत्व एवं परिणाम। आपको ये सिलेबस देख के लग रहा होगा कि आप जीएस का सिलेबस देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल सामान्य अध्ययन की तरह नहीं पढ़ना है। हाँ, काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जहाँ आपको वैसा लिखना है, लेकिन समाजशास्त्री अप्रोच के साथ, समाजशास्त्री जो अध्ययन हुए हैं इस संदर्भ में, जो विभिन्न समाजशास्त्री विचारक हैं उनके क्या विचार हैं, उनके क्रिटिसाइज किस तरह से उनको किया गया है, ये सभी देखते हुए क्रिटिसिज्म जरूर करना है आपको उत्तर लेखन में। तो पढ़ते पढ़ते आपको उत्तर लेखन भी करना है, क्रिटिसिज्म। इसीलिए ये कोर्स बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में ख़त्म होता है और आप इसको कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि हम सामान्य अध्ययन में समय नहीं दे रहे हैं। नारी और समाज, नारी का जनसंख्यात्मक विवरण, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट समस्याएं, दहेज अत्याचार, भेदभाव, नारी एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इससे संबंधित हालिया निर्णय, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका जो निबंध आता है महिला सशक्तिकरण संबंधी या महिला जो के मुद्दों संबंधित जो निबंध आते हैं, नारी विमर्श आदि, उसमें काम देगा। फिर परिवर्तन एवं विकास, ये अंतिम टॉपिक है आपका, बस समाप्त है। परिवर्तन एवं विकास के आयाम, जो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा, सेकेंड पेपर का ये 10वां टॉपिक जो है इसके साथ मर्ज करके पढ़ेंगे आप। सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, इसकी अवधारणाएं, इससे संबंधित सिद्धांत, सूचक प्रवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन के जो स्रोत हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, एम.एन. श्रीनिवास के जो सिद्धांत हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, इससे संबंधित जो उनका अध्ययन है, विभिन्न आलोचनाएं, परिवर्तन के प्रेरक हैं, जनसंचार, शिक्षा एवं संप्रेषण, आधुनिकीकरण एवं नियोजित परिवर्तन की समस्याएं, नियोजन की वैचारिक एवं रणनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, पर्यावरण, बेकारी एवं नगरीय विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुधार आंदोलन, कृषक, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दलित के विशेष संदर्भ में जो सामाजिक सुधार आंदोलन आज तक चले हैं भारत में, उन सब का उल्लेख यहाँ पे करना है, सफलताएं देखनी है। ये समाजशास्त्र का आपका पूरा ये सिलेबस है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि समाजशास्त्र आपको रखना चाहिए, विचार कर रहे हैं, तो 9453775039 इस नंबर पे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई से ये कोर्स प्रारंभ हो रहा है। 1 जुलाई से लेकर के आप 45 दिन गिन लीजिएगा, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा। रिवाइज कर लेंगे, वीडियोस को बार बार सुन लेंगे तो एकदम रट जाएगा। साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।